Hello guys, welcome back to Pack. So this is my second video, but the day is quite bad. Actually, no, actually it's not necessarily bad. It could be a lot worse. So yeah, in the larger scheme of things, it's not necessarily bad. So basically, what happened was कल निफ्टी ने गैप डाउन ओपन हुआ था. ये तो हमने पता ही था, कल का एनालिसिस करा ही था हमने. कल के निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ था और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था. ऊपर जब गया था तो डेली ईएमए से टच करने से पहले ही वापस नीचे आ गया था. आज सरप्राइजिंगली कल जहां ओपन हुआ था उससे कुछ डेसिमल परसेंटेज और नीचे ओपन हुआ. ऊपर जाने की कोशिश करी, सेलर आ गए, कंप्लीटली नीचे आ गए, जहां पे खुला था वहीं पे बंद हो गया. बहुत ही ख़राब. अगर आप इसके अंदर मतलब जेनुअनली 15 मिनट्स के ऊपर अगर इसको देखोगे आप, तो इट्स एब्सोल्युटली साइडवेज मूवमेंट. कुछ भी कायदे का नहीं है. नथिंग टू गेट एक्साइटेड अबाउट. डल डेज होते हैं मार्केट के अंदर. दिस इज़ वन ऑफ दोज डल डेज. कुछ करने लायक नहीं है इसके अंदर. पर्सनली मेरा खुलते ही हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, महाराष्ट्र लाइफ स्पेस और बायोकॉन के अंदर मेरा स्टॉप लॉस हो गया. मेरे छोटे ही स्टॉप लॉस थे एक्चुअली, बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस थे. तो खैर मैं टारगेट बहुत बड़े रखता हूँ, स्टॉप लॉस बहुत छोटे रखता हूँ. तो मेरे स्टॉप लॉस काफ़ी ऑफन हिट होते हैं क्योंकि मेरे टारगेट यूजुअली मेरी ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर 10:1 का मैं टारगेट लेता हूँ. तो 500 रुपये में मेरा लॉस हो जाता है, 5,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट होता है. सो फॉर दैट रीज़न मेरे स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. हल्का सा भी मार्केट इधर उधर होता है, हो जाते हैं, बट नथिंग टू वरी अबाउट. सो बेसिकली कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे. नथिंग टू राइट होम अबाउट. एफआईआई ने हमने देखा कल दबा करके सेल करा है. मतलब 18 तारीख को तो और बुरा करा था. ओह या 18 तारीख को तो और बुरा करा था, 19 तारीख को बुरा करा ही है, एंड आज तो दबा करके उन्होंने सेल करा ही एफआईआई से. तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते. वी आर रिएक्टिव ट्रेडर्स, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो हम लॉन्ग पोजिशंस बनाएंगे, नीचे जाएगी तो शॉर्ट पोजीशंस एक्चुअली ना बनाई जाए. शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर में बनेंगी, नहीं बनाई जाए तो बेटर है. बैंक निफ्टी को एक बार देखते हैं. बैंक निफ्टी को देखेंगे तो उसी रेंज के अंदर जैसे पहले ये इन्वर्स हैमर, कुछ लोग बहुत चीज़ें हैं कहने के लिए. पहले भी जिस तरह का स्ट्रक्चर बना था आज उसी तरह का स्ट्रक्चर बना है, बस वो थोड़ा सा स्क्वीज़ हो गया. तो बैंक निफ्टी में के अंदर भी कुछ खास चीज़ें नहीं हैं. 75 मिनट्स पे अगर देखा जाए तो नहीं, कुछ भी नहीं है. ऊपर जाता है एंड अगर फ़नी चीज़ देखें तो ऊपर जाते ही अपने 25 मिनट की ईएमए को हिट करते ही वापस आ गया था आज ये. 75 मिनट ईएमए को भी 75 ईएमए को हिट नहीं करा, बट स्टिल कहीं से स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है. निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या ही होगी स्ट्रेंथ जब निफ्टी में नहीं है तो, और बैंक निफ्टी में नहीं है तो. हैवी बेट्स को एक बार चेक कर लेते हैं. आज टीसीएस से स्टार्ट करते हैं. टीसीएस को अगर हम देखें और डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक्चुअली अगर निफ्टी आईटी को देखें तो निफ्टी आईटी कम गिरा है. एक्चुअली सबसे कम गिरा है कंपैरेटिवली. तो निफ्टी आईटी अपनी एक ये ट्रेंड लाइन सी थी, उसके तो देखिए नीचे जा चुका है, और नीचे ये 50 ईएमए का सपोर्ट भी पार कर चुका है. और एक डिमांड जोन था, डिमांड जोन एक यहाँ पे एक डिमांड जोन था, उसको तो टेस्ट कर चुका है. बट अब जो नीचे का एरिया था, जो वीकली का डिमांड जोन था, वीकली के डिमांड जोन पे हम एग्जीक्यूशन 125 मिनट्स पे देखते हैं. तो एक बहुत वाइड सा एरिया है. मतलब एक ये एरिया है, ट्रेड करने लायक नहीं है. वैसे भी निफ्टी आईटी में क्या ट्रेड कर सकते हैं, बट हाँ, यहाँ से हम इसके इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूमेंट्स जो इसके हाईली वेटेड स्टॉक हैं उसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट, एक बाइंग यहाँ पे इनिशिएट हो सकती है. अब हम यहाँ पर आएंगे, टीसीएस को देखेंगे और इन्फोसिस को साथ में देखेंगे क्योंकि हमने अभी निफ्टी आईटी का चार्ट देखा है. तो इन्फोसिस टीसीएस को देखें, सो वी विल सी दैट ये जो एरिया था ड्रॉप बेस्ड रैली, इस एरिया ने एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया. टीसीएस जो एक सुपर लार्ज कैप स्टॉक है, इसके अंदर आपको एक 1.13% की कैंडल देखने को मिली और ये सीधा जा कर के 150 ईएमए पे जा कर के रुक गई. इस पर्सनली मेरे हिसाब से इसका जादू यहीं तक था. अगर पूरा सेक्टर सपोर्ट में नहीं आता है, जैसे साइडवेज चल रहा है, तो टीसीएस यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा. हो सकता है इस एरिया को दोबारा टेस्ट करे और एक बार नीचे आ जाए यहाँ पे. बट अगर पूरा सेक्टर सपोर्ट में आ सकता है तो ये ऊपर चल सकता है. एंड अगर देखा जाए एक बार
इन्फोसिस को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, अगर ये दोनों साथ में ही चल रहे हैं तो मे बी आई थिंक सपोर्ट आ ही चुका है, क्योंकि ये दोनों तो मिलके सेक्टर को चला ही देते हैं. सो 20 EMA अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रहेगा. इन्फोसिस को एक बार देखें तो इन्फोसिस में हमें देखेंगे कि ये वही ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, और इन्फोसिस अगर कल इस ट्रेंड लाइन को टच करता है तो अगर आप इसको देखें इसका मूवमेंट किस तरीके का होता है. इस ट्रेंड लाइन को टच करते ही स्टॉक क्या करता है, तो यहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ था, टच करते ही ऊपर भाग गया. यहाँ पे हुआ, यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ऊपर भागा, यहाँ पे सेम डे में भागा था, यहाँ पे 3 या 4 दिन लग गए पर गैप अप ऊपर भागा है. यहाँ पे खुला ही नीचे था मार्केट प्रेशर की वजह से, बट नीचे खुला और एक लार्ज कैप स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट 2.7% की रेंज कवर करी थी, जिसके अंदर बॉडी को देखें तो बॉडी ही 2%, 1.85-86% की बॉडी ही थी. तो अगर ये इस एरिया को दोबारा टेस्ट करता है, TCS ऑलरेडी एक मोमेंटम के अंदर है. TCS के अंदर अगर हम देखेंगे तो उसने 50 EMA जो एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस होता है, नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज 20 EMA, बट 50 EMA को ये टेस्ट कर चुका है. अब निफ्टी IT को अगर दोबारा देखें तो अब मज़ा आएगा. हो क्या रहा है कि बेसिकली लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे, एंड लोअर टाइम फ्रेम पे वी कैन टेल दैट अगर ये गैप डाउन ओपन खुलता है या फिर अगर खुल करके थोड़ा सा नीचे आता है, रफली इस एरिया तक नीचे आता है, यप 31250 यहाँ तक आता है TCS, तो हमें इनके अंदर हमें बाइंग देखने को मिल सकती है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है. खैर अभी भी रिट्रेसमेंट का थोड़ा स्कोप है, क्योंकि मार्केट इज़ कम्प्लीटली इराटिक. यूजुअली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, मंडे को मार्केट गिरती है, ट्यूसडे को मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट देती है, वेडनेसडे को भी सेम होता है, और थर्सडे फ्राइडे गिर जाती है. कोई पैटर्न इस वक्त, एक्चुअली ये पहले का पैटर्न है, ये पहले होता था, बट इस टाइम तो कोई पैटर्न नहीं है, कुछ भी कर रही है मार्केट, बट डजेंट मैटर. रिलायंस को देखते हैं जो हमने कल देखा था. रिलायंस को हम देखेंगे तो प्राइस उस एरिया के अंदर आई नहीं जिसका हम वेट कर रहे हैं. हम इस एरिया का वेट कर रहे हैं, यहाँ पर जब आएगी तो तब हमारी थोड़ी सी उम्मीदें खुलेंगी रिलायंस से, क्योंकि अभी तक जब तक रिलायंस अपने जोन के अंदर नहीं आएगा, कन्फर्मेशन रिलायंस दे चुका है कि हाँ यहाँ पे बाइंग ऑर्डर है, यहाँ का बाइंग ऑर्डर मैं उठाऊंगा और मैं ऊपर जाऊंगा. रिलायंस ने ये कन्फर्मेशन दे दिया है, बट उसको ऑर्डर अब उठाने का वक्त हमें देना पड़ेगा. अगर वो ऑर्डर नहीं उठाएगा तो उसी तरह साइडवेज पूरी मार्केट पड़ी रहेगी. रिलायंस और HDFC बैंक, लाइक आई सेड लास्ट टाइम, विदाउट गिविंग द परसेंटेज, दे आर अबाउट 1/5 ऑफ द होल निफ्टी 50 पूरी मार्केट के. HDFC बैंक में आते हैं. HDFC बैंक वही कर रहा है, सही बोलूँगा ना तो बॉस ये टीज़ कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ये अपने को टीज़ कर रहा है. ये एरिया डाल के छोड़ रहा हूँ, कौन सा आप में से कोई देख रहा है, बट कोई बात नहीं, डाल के छोड़ रहा हूँ. 1470 यहाँ पे पहले इस प्राइस में आए, फिर यहाँ पे रुके और यहाँ से ऊपर जाने लगे, तो ज़रूर ख़रीदने का सोच सकते हैं. ICICI बैंक, अनदर बैंक निफ्टी का एक हाईली वेटेड स्टॉक. क्या है ये, उल्टा हथौड़ा बन रहा है ये. व्हाट इवन इज दिस? There's nothing fun about this. ITC अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट चल रहा था ITC के अंदर, यहाँ पे बाय करे बैठा था मैं. एक्चुअली नहीं, एंट्री यहाँ थी मेरी, नहीं यहाँ एंट्री नहीं थी मेरी, गलत है मार्क्ड है. In fact my entry was somewhere down here. I've locked this somehow. Okay, whatever. अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, अब बहुत छोटा सा प्रॉफिट हो गया है, तो नॉट हैप्पी अबाउट इट, बट कोई घबराहट की बात नहीं है, बिकॉज FMCG अभी कंसोलिडेशन के अंदर है. वीकली पे देखेंगे क्लियर होगा. अभी FMCG सिर्फ और सिर्फ एक ये इस एरिया में ही टहल रहा है. इसको मैं उल्टा सीधा सा कलर दे देता हूँ, पर्पल. यस, अब टेक्स्ट को दे दिया, जीनियस. तो ये इस एरिया के अंदर है,
ये इस एरिया में घूमता रहेगा जस्ट जब भी इस एरिया को ब्रेक करेगा। और ये ब्रेक कब कर पाएगा? लेट्स से मंथली का ईएमए तो बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, इसको तो पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। उससे पहले फिर तो प्राइस एक्शन को, सिंपल प्राइस एक्शन को यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और कोई इधर ऑप्शन अपने पे है ही नहीं। इसको छुपाते कैसे हैं? नहीं छुपा सकते, कोई बात नहीं। तो दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसको कंसोलिडेट करने दो, कुछ नहीं है यहाँ पे। डेली पे देखेंगे तो लगेगा बहुत सारा मूवमेंट है आईटीसी के अंदर, पर जितना मूवमेंट इसके अंदर है 2 पॉइंट गिरा तो यार अच्छा खासा है, कुछ भी कहो, उतना एफएमसीजी में है। एफएमसीजी में भी ठीक ठाक मूवमेंट है। तो जनरली सुबह क्या हुआ था कि ये मार्केट वॉज बिहेविंग इन सच अ वियर्ड वे कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं बैठूंगा तो मैं खुजली होगी, उल्टी सीधी ट्रेड ले लूँगा। सो दैट्स व्हाई डिसाइडेड कि यू नो व्हाट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ ट्रेड जस्ट बिकॉज आई एम अ ट्रेडर, दूर हो जाते हैं मार्केट से, मैं बुक पढ़ने बैठ गया था। मैंने सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिए थे, डीडीपीआई लगा रखा है, डीडीपीआई मेरा ऑन है, एसएल्स लगे हुए हैं, छोटा लॉस लेके एग्जिट कर जाऊंगा, टारगेट होगा तो वो ट्रेड करता चला जाऊंगा। तो इस वजह से इसके अंदर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। माइक्रो कैप की अगर बात करें तो बहुत दिनों के बाद माइक्रो कैप इतना गिरने को मिला, मोर इम्पॉर्टेंटली स्मॉल कैप इतना ज़्यादा गिरा, क्योंकि यूजुअली इस रेंज के अंदर हम देख रहे थे जैसे ही यहाँ से ऊपर गया था एक स्मॉल कैप के अंदर, ये जो 4% का मूव था, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बहुत दिनों से नहीं बनी थी, 1.31%, पर अब ये बन गई है। सेम विद मिड कैप, क्योंकि मिड कैप कंपैरेटिवली स्मॉल और माइक्रो के बहुत ज़्यादा गिर गया। एंड एक चीज़ और हुई है जो प्रॉब्लमैटिक है, एक पैरेलल चैनल, यस, तो ये जो चैनल है इसके अंदर जब भी प्राइस ऊपर जा रही है तो हमें ये कम से कम इसको ब्रेक नहीं कर रही है, वी अंडरस्टैंड दैट, बट प्रॉब्लम यहाँ पे तब आ जाती है जब प्राइस ज़्यादा टाइम नीचे गुजार रही है। अब रिसेंटली तो प्राइस नीचे आई, जैसे नीचे आ रही है बहुत तेज़ी से ऊपर आ रही है। वी होप, वी वांट कि जल्दी से प्राइस जैसे ही आई, और इसने इस बार इस 50 ईएमए का सपोर्ट लिया। 50 ईएमए अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, और अगर थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम पे चलें, 75 मिनट्स पे चलें, सो वी विल सी कि देखिए प्रॉपर अपने पास स्ट्रक्चर्स नहीं है, बट हाँ अच्छे सपोर्ट्स हैं। अगर इस एरिया को हम जूम करके देखें तो हमें दिखेगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा गार्बेज सा है, बट यहाँ की रैली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इसको देखें, अगर एज ए ट्रेड, अगर ये सेक्टर में आप ट्रेड कर सकें, बट क्या बना मिड सेलेक्टर कर सकते हैं, करना मत, लुट जाओगे। ऑप्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, नहीं न मत करना। मैं करता हूँ, अभी भी कभी कभी लॉस हो जाता है, बट कोई बात नहीं। तो अच्छा खासा टारगेट है यहाँ पे, और अगर देखेंगे रियलिस्टिक टारगेट तो यहीं तक मिला है। तो ये एक एरिया ना स्ट्रॉन्ग है, और प्राइस अभी इसको अप्रोच करने वाली है, बट हाँ 1.3% एक पूरा इंडेक्स गिर गया। मिड की वो निफ्टी मिड कैप, एक इंडेक्स इतना करेक्ट हो गया। मिड कैप 250 उतने बुरे हालत नहीं है एक्चुअली, नहीं, क्योंकि ये वाला तो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट जो है ये तो ट्रेड वाला इंडेक्स है जहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं। अगर हम ब्रॉडर इंडेक्स की बात करें, मिड कैप 150, यहाँ पे कोई ऐसी बहुत बड़ी आफत नहीं है, बट हाँ माइक्रो 0.75 नेगेटिव, स्मॉल कैप 0.8% नेगेटिव, एंड मिड कैप 115 ऑलमोस्ट 1% करेक्ट हो गया है। थोड़ा सावधान रहने का टाइम है। स्टॉप लॉस पे ध्यान रखें, स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर लें, ये मत सोचें कि नीचे आएगा तो चला जाएगा। स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें। एंड एक चीज़ और होती है डीडीपीआई, अगर आप धन या आप स्टॉक्स यूज़ करते हैं तो उसमें डीडीपीआई आप 100-150 रुपये दे करके आपका विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप जीरो धा पे हैं तो डीडीपीआई का फॉर्म DDPI जीरो था, गूगल पे लिखो, फॉर्म डाउनलोड करो, पोस्ट कर दो। डीडीपीआई से क्या होता है कि आपको जो सुबह सुबह CDSL वेरिफिकेशन होती है वो नहीं करनी पड़ती है। अगर वो आप नहीं कर रहे हो
अगर आपने वो नहीं करी और आपका एसएल लगा हुआ है और प्राइस वहाँ पे आई, तो आपका एसएल ट्रिगर होगा पर आपका शेयर बिकेगा नहीं, तो आपका लॉस बड़ा होता चला जाएगा अगर आप किसी वजह से अपने एक्चुअल काम के ऊपर हो। जैसे किसी का भी ये एक्चुअल काम नहीं होता, बहुत कम लोग हैं जो फुल टाइम ट्रेडर्स होते हैं, बट दिस चैनल इज़ नॉट फॉर फुल टाइम ट्रेडर्स। तो आपका वो जो एसएल होगा वो हिट नहीं हो पाएगा अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं किया। उस पॉइंट पे प्राइस नीचे चली जाएगी, फिर आप उसको ट्रेल करते रहोगे। आपने सोचा था कि आप मेंटली 1000 रुपये का लॉस लोगे, आपको 2000 1500 का लॉस लेना पड़ सकता है। DDPI एक्टिव होगा तो कम से कम अगर उस एरिया पे प्राइस आएगी और आपका ट्रिगर बजेगा तो ऑर्डर एट द सेम टाइम इनिशिएट हो जाएगा, तो आप बड़ा लॉस करने से बच सकते हैं। ये एक मेरा सजेशन है, लेना है ले लो, नहीं लेना आपकी मर्ज़ी है, बट जनरली DDPI समथिंग दैट वी शुड एटलीस्ट जीरो धन, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, इस तरह के बड़े ब्रोकर्स के अंदर वी कैन ट्रस्ट। DDPI अपने पास एनेबल होना चाहिए, 100-150 रुपये की फ़ीस लगती है। तो ये सब कर लेना, अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना। अभी ये मार्केट वो वाली नहीं है कि आप बैठो, आप कहो कि नीचे आ रहा है ना, कोई बात नहीं ऊपर चला जाएगा। देखो इस मार्केट को, आपको समझ में आएगा। हो रहा है, निफ्टी हमेशा नीचे आके ऊपर गया है, हमेशा नीचे आके ऊपर गया है, बट होता क्या है, जो लास्ट की सेलिंग होती है ना, वो सबसे ब्रूटल होती है। आप ये पूरा करेक्शन झेल जाओगे, बट ये जो लास्ट की फ्यू कैंडल्स होती है ना, ये आपको निकाल देंगी मार्केट से, और जैसे ही आप बेचोगे मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो उससे बेहतर जहाँ पे आपने अपना लॉस डिसाइड करा है वहाँ अपना लॉस ले लो, और उसके बाद जैसे ही मार्केट थोड़े से बेटर वाइब्स के अंदर आए आप दोबारा एंट्री कर लो। निफ्टी में रैली आनी है, हमेशा बाज़ार ऊपर गया है। हर एक साल के अंदर अगर आप देखोगे, ईयर टू ईयर देखोगे, तो मोस्टली आपको दिखेगा कि 10-12% तो शेयर बाज़ार अपना ऊपर ही गया है। ये मैं बड़े इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो कोई डरने की बात नहीं है। बट आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम नहीं झेला जाएगा। ये आपको दिख रहा है ना कि आप ये सोच रहे हो कि अरे ये तो 11 कैंडल्स हैं, ये 11 कैंडल्स नहीं है, ये 19 दिन है। 3 हफ्ते आपका पैसा लगातार गिर रहा है और 5% गिर गया, धीरे धीरे गिरता जा रहा है। आपको लगा कि भाई अब तो हो गया, आप यहाँ पे बेचोगे, जहाँ पे आपको बेचना यहाँ चाहिए था, आप बेचोगे यहाँ पर, यहाँ से बढ़ जाएगा और आपको लगेगा कि मार्केट आपको धोखा दे रहा है। दिल छोटा मत करो, टाइमली लॉस लो। लॉस लेने से आप बिज़नेस के अंदर बने रहते हो। अगर आप लॉस नहीं लोगे तो इसके अंदर बने नहीं रह पाओगे। ये गेम टाइम का है। जितना वक्त इस मार्केट को दोगे, जितना वक्त इस पर टिके रहोगे, जितने मौसम देखोगे, उतना ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। अगर आप नए हो, टाइमली लॉस लो, छोटा लॉस लो, प्रॉफिट बड़ा करना। पर बड़ा प्रॉफिट करने के लिए कैपिटल बचाना ज़रूरी है। कैपिटल बचाने के लिए छोटा लॉस आज की तारीख में करना ज़रूरी है। ये नहीं कह रहा कि अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है तो कल सारे बेच दो शेयर, ये नहीं कह रहा हूँ। पर हाँ, जब आप ख़रीदते हो तो ख़रीदने से पहले रेडी होना चाहिए आपके माइंड में। जैसे मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का बता रहा था, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर मैंने स्टॉक को रफली यहाँ पे ख़रीदा था जब ये ऊपर जा रहा था, क्योंकि मेरा एनालिसिस ये था कि ये एक वीकली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है, जिसकी बहुत अच्छी अचीवमेंट है। ये यहाँ से ऊपर भी जा रहा है और इसने सिर्फ और सिर्फ डेली EMA को मल्टीपल टाइम टेस्ट करा और फिर पूरी तरह तोड़ दिया, और उसके बाद 50 EMA को भी तोड़ रहा है। तो जब ये शेयर यहाँ पे था मैंने इसको ख़रीद लिया। ये जैसे यहाँ गया तो मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ से ये नीचे आया, फिर ये हल्का सा दोबारा ऊपर गया, फिर ये दोबारा नीचे आ गया। आज इसने तो, अगर आप इसकी रेंज देखोगे, ये लार्ज कैप का स्टॉक है सर, लार्ज कैप का स्टॉक 2.5% की रेंज के अंदर ऊपर नीचे कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे जैसे ही हुआ तो मेरा लॉस लग गया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने छोटी सी क्वांटिटी, आप देख सकते हो, मैंने 13 क्वांटिटी ली थी, 38 का मेरा लॉस था। तो इसके अंदर मेरा कितना 400-500 रुपये का मेरा लॉस हुआ होगा, 400-500-800 रुपये का लॉस हुआ होगा। और अगर मेरा टारगेट होता तो वो रफली 3000-4000 रुपये का होता। एक्चुअली मैं और लंबा ट्रेल करता हूँ, मैंने इसमें फुल क्वांटिटी अपनी डाली नहीं थी। बट 13 शेयर लिए थे, 40 रुपये 35 रुपये नेगेटिव के अंदर बेच दिया। कुछ बुरा लगा? नहीं लगा, क्योंकि मेरा लॉस छोटा था। तो इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, आपको झेलना है। ओह, ये तो मैं ख़रीदे बैठा हूँ,
अब आप ये देखो 4.22% मेरा ये अप है आज कल से, बट उस चीज़ का फ़ायदा क्या? अभी तो मेरे एंट्री प्राइस पे भी नहीं आया, अभी भी 6 रुपये का लॉस दिख रहा है मुझे इसके अंदर। मैं इतनी छोटी क्वांटिटीज़ नहीं करता हूँ, मैं काफ़ी बड़े कैपिटल से खेलता हूँ। अभी मैंने कैपिटल में एक ज़ीरो हटा रखा है, सो दैट लॉस होते और छोटा हो। छोटा लॉस भी चाहिए और कैपिटल ही छोटा कर दिया, क्योंकि इस वक्त तो कुछ भी मज़ेदार मार्केट के अंदर है ही नहीं। ये तो सिर्फ चैलेंजिंग टाइम है, इसको झेल के अगली रैली के अंदर मोटा पैसा छापोगे। सो फालतू का ज्ञान आई होप मैंने नहीं दिया है। ओह, ये मेरे MBA के नोट्स हैं। एनीवे, दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच। अगर कोई देख रहा है तो क्यों देख रहा है वैसे, बट हाँ, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।